आपने इस चीज पर जरूर गौर किया होगा कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप को जनवरी या फरवरी के अंदर निकालता है, मतलब सर्दियों के टाइम पर, क्योंकि ये अपने फ्लैगशिप के अंदर पहले एक्सयनएस का प्रोसेसर देते थे और एक्सयनएस बदनाम है। बहुत गर्मी है तेरे में, गर्मी देखी कहा तूने। बट सैमसंग ने पिछले 3-4 साल से अपने फ्लैगशिप के अंदर एक्सयनएस त्याग दिया। हालांकि बीच में S24 के अंदर फिर से एक्सयनएस डाला था, लेकिन फिर भी लोग उसे बाय ना करके S23 बाय कर रहे थे और सैमसंग को अकल आई, फिर सैमसंग ने अपनी सेल ड्रॉप होते हुए देखा तो अपने S25 के अंदर फिर से स्नैपड्रैगन डाल दिया। तो सैमसंग ने सारी चीजें अपने दिल पर ले ली और भरपूर इंप्रूवमेंट करी अपने एक्सयनएस 2600 के अंदर। सबसे पहले 3nm FinFET आर्किटेक्चर हटाकर 2nm GAA आर्किटेक्चर यूज करा है। इसके अंदर 10 कोर यूज करी हैं जो आज तक किसी भी और फोन के प्रोसेसर में हमने देखी ही नहीं है। और इसके थर्मल्स भी मेजरली इंप्रूव करे गए हैं। और ये सारी चीज आप लोगों के लिए जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि S26 लाइनअप भी इसी एक्सयनएस 2600 प्रोसेसर के साथ ही आने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी इंप्रूवमेंट बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा अभी के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है उनके कंपैरिजन में ये एक्सयनएस 2600 कहां स्टैंड आउट करता है। तो मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFB अनबॉक्स है। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और हमने कुछ प्रोडक्ट भी टैग करें इस वीडियो के अंदर, आप एक क्लिक में बाय करके वहां से चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम एक्सयनएस 2600 के की चेंजेस की बात करेंगे। तो आपने अभी सुना होगा कि यहां पर इस बार इन्होंने FinFET आर्किटेक्चर यूज नहीं करा है, GAA आर्किटेक्चर यूज करा है। तो जो FinFET आर्किटेक्चर है, जितने भी मार्केट के अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो 3nm FinFET आर्किटेक्चर पर बेस है। इवन एक्सयनएस का भी पुराना प्रोसेसर 3nm FinFET आर्किटेक्चर पर ही बेस था। लेकिन जो भी सैमसंग ने नया एक्सयनएस 2600 लॉन्च करा है, इसके अंदर 2nm GAA आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर फर्क क्या है? सबसे पहले तो FinFET आर्किटेक्चर है, ये 5nm के बाद ही बनाने काफी हार्ड थे, लेकिन ब्रांड इसे काफी खींच तान के 3nm तक लेकर आए। अब FinFET आर्किटेक्चर और GAA आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है वो समझाता हूं। तो FinFET आर्किटेक्चर में 3 गेट होते हैं, एक लेफ्ट, राइट और एक टॉप। बॉटम में कोई गेट था ही नहीं, जिसकी वजह से वहां से पावर काफी ज्यादा वेस्ट हो जाती थी, मतलब लीक हो रही थी। लेकिन अभी क्या है, जो GAA आर्किटेक्चर है इसका फुल फॉर्म ही है गेट ऑल अराउंड, जिसमें बॉटम में भी गेट है। अब वहां से ना पावर बचाई जा रही है, जिसकी वजह से इसे ब्रांड काफी अच्छे तरीके से अपने हिसाब से ट्यून भी कर सकते हैं। ये कम बैटरी कंज्यूम करता है, साथ ही लो पावर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है जितने भी अभी दूसरे ब्रांड की तरफ से नए प्रोसेसर आएंगे ना नेक्स्ट ईयर या इस साल के एंड में 2026 के, उन सब में GAA आर्किटेक्चर ही यूज होने वाला है। GAA क्या है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अब बात करेंगे डेका-कोर प्रोसेसर की, क्योंकि भाई अभी 2025 और 26 में कोई भी ऐसा फ्लैगशिप तो मुझे नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर 10 कोर का प्रोसेसर आपको मिलता हो। हालांकि सैमसंग ने S24 के अंदर डेका-कोर प्रोसेसर डाला था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया। अब ये फिर से एक्सयनएस 2600 के साथ ला रहे हैं। अब यहाँ पर 10 कोर्स मिलती हैं आपको। अब काफी सारे प्रोसेसर पहले भी देते थे, और इन कोर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले उन्होंने बड़ी कोर रखी है जो है C1 अल्ट्रा, इसकी क्लॉक स्पीड है 3.8 गीगाहर्ट्ज की, ये हैवी टास्क परफॉर्म कराने के लिए है। इसके बाद इन्होंने 3 मिड कोर यूज करी है, C1 प्रो जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.25 गीगाहर्ट्ज की, ये मीडियम वर्क कराने के लिए है। इसके बाद यहाँ पर पावर एफिशिएंसी कोर यूज करी इन्होंने 6, और ये भी C1 प्रो ही कोर्स हैं, बट यहाँ पर इनकी क्लॉक स्पीड 2.75 गीगाहर्ट्ज की है। तो ये टास्क भी अच्छे से हैंडल करा सकते हैं, नॉर्मल टू हैवी, और साथ ही पावर भी कम कंज्यूम करेंगे। अब CPU के साथ साथ इन्होंने GPU के अंदर भी इंप्रूवमेंट करी है। इस बार Eclipse 960 GPU यूज करा है सैमसंग ने, और ये भाई स्नैपड्रैगन के 8 एलीट के कंपैरिजन में 29% बेटर है। अब मैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 से कंपेयर नहीं कर रहा, अब क्यों नहीं कर रहा उसकी मैं आगे बताऊंगा। और एक्सयनएस के इस प्रोसेसर के अंदर 50% बेटर रे ट्रेसिंग भी करी गई है। और भाई सैमसंग हर साल AI चिल्लाता है, और सैमसंग और AI का बहुत तगड़ा नाता भी है। तो इसके अंदर जो NPU मिलता है वो सबसे ज्यादा ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड हैंडल कर सकता है। इन शॉर्ट बताऊं तो एप्पल के कंपैरिजन में 6 टाइम ज्यादा फास्टर रहेगा अभी भी। तो एप्पल अभी भी पीछे था और इसके बाद और भी पीछे हो जाएगा। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन जहां पर भैया सैमसंग के फोन के प्रोसेसर काफी ज्यादा वीक माने जाते हैं और एक्सयनएस को लेना लोग इसलिए ही पसंद नहीं करते, वो है इनका हीट मैनेजमेंट। तो इसको भी सही करने के लिए इस बार इन्होंने HPV डिजाइन यूज करा है इसके अंदर, जिसकी वजह से 30% बेटर थर्मल्स हुए एक्सयनएस 2600 के, जो कि एक काफी बड़ा क्लेम है। अभी HPV डिजाइन है क्या, तो ये है हीट ब्लॉक पास डिजाइन। अब इसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्या करा है, अभी तक जितने भी SoCs होते थे उनमें जो प्रोसेसर था उसके ऊपर DRAM लगाई जाती थी। अब DRAM बेसिकली वही है LPDDR5X RAM 4X RAM जो आपके फोनों के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो एक्सयनएस के प्रोसेसर के अंदर क्या होता था कि उन दोनों के बीच में हीट ट्रैप हो जाती थी और फोन उतना अच्छा काम नहीं कर पाता था, मतलब पूरा हैंग वैंग हो जाता था। लेकिन अभी इन्होंने इस HPV डिजाइन के अंदर जो DRAM है उसको हटाकर ऊपर से साइड में लगा दिया, और प्रोसेसर के जस्ट ऊपर इन्होंने यूज करा है हाई कंडक्टिव कॉपर, और उसके अराउंड में इन्होंने हाई कैपा एपॉक्सी मॉड्यूलर कंपाउंड यूज करा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, और इस वजह से 30% बेटर
थर्मल्स कर पाए हैं अपने नए Exynos 2600 प्रोसेसर के। तो इतने सारे चेंजेस करने के बाद Exynos का 2600 प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है? अब इन सभी स्कोर्स को देखने के बाद जो पता लगता है, हालांकि अभी ये स्कोर्स निकल कर आए, रियल लाइफ में जब Exynos का प्रोसेसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद हो सकता है एक्सपीरियंस अलग हो जाए, बट अभी जितना निकल कर आया है, अगर आपको नॉर्मली फोन चलाना है डे टू डे यूजेज के लिए तो एप्पल का A19 Pro चिपसेट काफी अच्छा है। मल्टीटास्किंग करनी है, हैवी टास्किंग करनी है, यहाँ पर Exynos 2600 काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है इस साल। इवन AI के मामले में ये टॉप पर स्टैंड आउट करेगा। बाकी अगर आपको GPU बेस्ड हैवी टास्क करना है, लाइक गेमिंग करनी है हैवी, या आपको एडिटिंग करनी है फोन के अंदर ही, तो वहां पर अभी भी स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 काफी तगड़ा प्रोसेसर है। बाकी उसके बाद तो हमारे पास MediaTek Dimensity बचा ही 9500 प्रोसेसर, जो हर बेंचमार्क में सेकंड या थर्ड आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ हीटिंग इश्यूज हैं जो मैंने टेस्ट करे हैं और मेरे को फील हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार Exynos 2600 में काफी अच्छा काम करा है सैमसंग ने। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना है कि आपको क्या लगता है, अगर सैमसंग S26 लाइनअप के अंदर ये Exynos का प्रोसेसर आ जाता है तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे? और मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो अभी स्मार्टफोन के प्राइस काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने वाले हैं और सैमसंग इस सिचुएशन के अंदर अगर अपना चिपसेट यूज करके प्राइस को कंट्रोल करता है तो मेरे हिसाब से फिर भी काफी बढ़िया चॉइस होने वाली है। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना इसके मामले में, और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो कि Exynos के प्रोसेसर को गाली देता है। तो बस मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वगैरह टू वॉच योर आर्ट फिल्म, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।